बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब माँ का इंतकाल हुआ, मैं अभी गुड़िया के बाल संवारना ही सीख रही थी। तब मुझे ना मौत का मफहूम पता था, ना दुआ के अल्फाज। मुझे बस इतना याद है कि माँ की खुशबू वाली चादर पर मैं अक्सर सो जाती थी, और जब वो चादर मुझसे दूर की गई तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया हो। मेरे आसपास सब लोग रोते थे, लेकिन मैं बस बैठकर उनका चेहरा देखती थी और माँ को मुतलाशी रहती थी। शायद मेरे अंदर का दुख लफ्जों में ढलना ही नहीं जानता था। फुप्पो ने तभी मुझे अपनी गोद में ले लिया। उनके हाथ सख्त थे, गोद गर्म नहीं थी जैसे माँ की होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गोद भी दूर हो गई। कुछ महीनों के बाद वो मुझे बस संभालना शुरू हो गई। माँ की याद आई तो वो कहती, रोना बंद करो, मुर्दे वापस नहीं आते। मैं चुप हो जाती। मेरी माँ के बाद अगर किसी की बात मेरे दिल में उतरी थी तो वो मेरे अब्बू थे। उनकी गोद में बैठकर मैं कभी कभार हंस लेती थी, कभी रो लेती थी। वो मेरे लिए सुकून की आखिरी पनाहगाह थे। लेकिन वो भी नौकरी के हाथों मजबूर थे। उनका तबादला हुआ तो उन्होंने कहा कि पप्पो के पास ही रह लो, मुझे अकेले नए शहर में मुश्किल होगी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सांस खींच ली हो, जैसे मैं इंसान न रही, कोई बोझ बन गई हूं जो बस इधर से उधर किया जा सकता है। पहली बार मैंने खुद को कोई शय, कोई जिम्मेदारी महसूस किया। पप्पो का घर मेरे लिए कभी घर ही नहीं था, वो बस एक छत थी जिसके नीचे सांस लेना सीख रही थी। उनका रवैया सख्त था, मगर उनका लहजा उससे भी ज्यादा सख्त। वो बार बार कहती, ये लड़की मनहूस है, माँ को ले गई। ये जुमला मेरी रूह पर नक्श हो गया, जैसे मेरी हर मुस्कुराहट पर कोई जख्म लग जाता हो। मेरे लिए कुछ चीजें मखसूस थीं, पुराने कपड़े, अधूरा नाश्ता और बेवजह की बातें। कजन्स को जब भी नया लिबास मिलता मुझे कहा जाता, तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती, तुम सादगी में ही जचती हो। सादगी मेरे लिए जबरदस्ती की गई, एक शनाख्त बन गई, एक सजा जो माँ के जाने के बाद मेरे हिस्से में आई। मेरे अब्बू जब भी फोन करते, मैं चाहती कि दिल खोलकर उनसे कहूं कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे यहां नहीं रहना। लेकिन वो कहते, बेटा सब खैरियत है ना, फुप्पो ख्याल रखती हैं। और मैं कहती, जी अब्बू सब ठीक है, क्योंकि मैं उनकी परेशानी नहीं बनना चाहती थी। वैसे भी वो अपने काम में उलझे होते और मैं उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकन को देख सकती थी। मेरे घर में मेरी आवाज कम थी, काम ज्यादा। जब भी कोई मेहमान आता, पुप्पो मेरा तारुफ कुछ इस अंदाज में कराती जैसे मैं कोई फर्ज हूं जिसे निभाना उन पर लाजिम है। हमारे भाई की बेटी है, माँ के बगैर पली है, हमने ही पाला पोसा है। और जब मेहमान चले जाते, वो मुझे अलग बुलाती और कहती, तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम्हें हमने संभाला, एहसान मानना सीखो। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती, अपनी आंखों को जो अक्सर भीगी रहती, अपने हाथों को जो कभी मेकअप नहीं जानते थे, अपनी जल्द को जो अक्सर संवलाई हुई होती। मुझे याद है एक बार किसी रिश्तेदार ने कहा, इतनी सांवली है, किसी को कैसे पसंद आएगी। और फुप्पो ने भी जोर से हंसकर कहा, बस कोई अंधा हो तो बात बनेगी। ये बातें मेरे लिए तंज नहीं, जंजीरें बन गए। मैंने आईने से दोस्ती खत्म कर दी, गुड़िया के बाल संवारना छोड़ दिए, ख्वाब देखना बंद कर दिए। अब मेरी दुनिया वही थी जो पप्पो ने मेरे लिए चुनी थी। कजन्स को शाम में ट्यूशन जाना होता और मैं घर पर सफाइयां कर रही होती। जब मैंने कहा कि मुझे भी पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, तो पप्पो ने सख्ती से कहा, तुम्हारी पढ़ाई की हद बस स्कूल तक है, किताबों से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तब मैंने चुप का एक और रूप सीखा, अपनी ख्वाहिश को दफन करना। एक दिन अब्बू आए कुछ दिनों के लिए, मैं बहुत खुश हुई, मगर जब उनसे लिपटने की कोशिश की, पप्पो ने टोका, बड़ी हो गई है, जरा लिहाज करो। मैं पीछे हट गई। अब्बू ने सिर्फ मेरी आंखों में देखा। शायद वो समझ गए थे, या शायद नहीं। वो खामोश रहे। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। मेरी सहेलियों ने कहा था कि बाप सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, लेकिन मेरा मुहाफिज भी अब कहीं दूर जा चुका था। मेरे लिए सिर्फ खामोशी बची थी, वही चुप जो अंदर तक छा गई थी। मैं चाहती थी कि कोई पूछे, तुम क्या चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को जब सब सो जाते, मैं एक कोने में छुपकर अपनी डायरी लिखती, छोटे छोटे जुमले, जैसे आज बारिश हुई, मैं भीग नहीं सकी, या मैं कभी किसी की पसंद बन सकती हूँ। ये अल्फाज मेरे राजदार थे, मेरी दुनिया के दरबान। फिर एक दिन पप्पो ने वो डायरी पढ़ ली, कहा, कितनी फिल्मी बातें करती हो, चुप रहो, वरना लोगों को लगेगा हमने तुम्हें बिगाड़ा है। उस दिन डायरी भी छिन गई और मैं चुप हो गई। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चुप एक दिन किसी की तवज्जो बनेगी। बस मुझे ये मालूम था कि माँ का साया न होना सिर्फ एक कमी नहीं, एक जंग है जो रोज लड़ी जाती है, तन्हा, खामोश और बगैर हथियार के। हर ईद पर कजन्स को नए कपड़े,
चूड़ियाँ, रंग बिरंगी खुशबुएं मिलती और मेरे लिए हमेशा कुछ न होता। जब मैं पप्पू से पूछती, नजरें नीचे किए हुए, एक आधी ख्वाहिश दिल में छुपाए, तो वो सख्ती से जवाब देती, तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती, आदत डालो। जैसे मेरी माँ की मौत मेरी गलती थी, जैसे मेरी चाहते कोई हक नहीं बल्कि गुस्ताखी हूँ। अब्बू जो भी मेरे लिए कुछ भेजते, पैसे या तोहफे, वो सब पप्पू की हथेली में आकर उनके बच्चों पर खर्च हो जाते। और जब मैं कुछ मांगती तो वो तंज भरे लहजे में कहती, तुझे रखा हुआ है, घर में खाना पीना सब मुफ्ती तो है, अब क्या तुझे महारानी बनाकर रखूं। मनहूस कहेगी। उनका यह जुमला मेरे कानों में ऐसा गूंजता जैसे रोज किसी नाकाबिले माफी जुर्म की सजा दी जा रही हो। मेरे कमरे में अलमारी नहीं थी, एक पुराना सा संदूक था जिसमें मेरे कपड़े रखे जाते, वो भी अक्सर फटे या किसी से उतरन में मिले होते। कभी कभी पप्पू की बेटियों के छोटे हो चुके कपड़े मुझे इनायत किए जाते। एक बार जब मैंने उन कपड़ों में से एक कमीज पहनने से इनकार किया जिस पर एक बड़ा सा दाग था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर झटके से कहा, एहसान फरामोश लड़की, जो मिला है उसे पहन, तेरी औकात यही है। फिर वो दिन आया जब पप्पू मुझे एक बड़ी शादी में ले गई। दुल्हन उनकी किसी दूर की भतीजी थी और उन्होंने घर के सब बच्चों के लिए अच्छे कपड़े निकाले। मेहंदी की खुशबू, रंग बिरंगे जोड़े, चूड़ियों की छनकार, हर तरफ एक त्यौहार का समा था। सबके चेहरों पर चमक थी, सबकी आंखों में खुशी, और मैं पुराने बेजान कपड़ों में लिपटी हुई जैसे किसी और जमाने की मखलूक हूँ। शादी में जाने से पहले मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी कमीज की रंगत धुंधली पड़ चुकी थी, दुपट्टा कुछ पुराना और बेजान सा था, और चप्पल तो उस दिन की चमक दमक में जैसे शर्मिंदा सी हो गई। मैंने आंखें बंद करके माँ की खुशबू वाली चादर को याद किया, वही चादर जो कभी मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ का साया थी। मैंने अपने हाथों को देखा जिन पर मेहंदी नहीं थी, और दिल चाहा कि काश कोई मुझे भी एक छोटा सा चूड़ियों का सेट ला दे, जैसे दिल की तसल्ली के लिए सही। जब हम शादी हॉल पहुंचे, रोशनियों का सैलाब आंखों को खैरा कर रहा था। हर तरफ खुशी, खुशबू, मौसीकी, क्या कहे, और मैं दरमियान में एक धुंधला सा वजूद। लोगों की नज़रें मेरे कपड़ों पर, मेरे बालों पर, मेरे चेहरे पर रुक जाती और फिर जल्दी से आगे बढ़ जाती, जैसे किसी पुराने और बेवक्त मंजर को देखकर नज़र हटा ली जाती है। मेरी चाल सुस्त थी, मेरा सर झुका हुआ, और दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी। एक खातून ने करीब आकर पप्पू से पूछा, ये कौन है? पप्पू ने नीम मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई की बेटी है, माँ के बगैर पली बड़ी हो रही है, सादगी में रहने की आदी है। मैंने वो अल्फाज सुने, मगर जैसे वो जिस्म पर नहीं रूह पर लगे, जैसे सादगी कोई एहसास नहीं, एक ताना बन चुका हो। मैं एक कोने में जाकर बैठ गई। सबकी नज़रें मुझे चुभती हुई महसूस हुई, खासकर उन लड़कियों की जो खूबसूरत लिबास पहने मेहंदी से सजे हाथों के साथ कह कहे लगा रही थी। उनकी बातें, उनके कह कहे, उनकी नज़रें, सब जैसे एक साथ मुझे ये याद दिलाने आए हों कि मैं उनमें से नहीं, मैं एक अलग, खामोश, मध्यम दायरे में रहने वाली हूँ। वो लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंस रही थी और कभी कभार मेरी तरफ देखकर कुछ सरगोशियां करती। एक लड़की ने तो साफ कहा, ये भी किसी की मेहमान लगती है, जैसे काम वाली हो, और सब हंस पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने पलकें झपकाकर उन्हें रोक लिया। मैंने सीख लिया था कि आंखों में आंसू ना आने देना ही ताकत की अलामत है, वरना कमजोर कहलाओगी। कुछ देर के बाद पप्पू मेरे करीब आई और मुझे झिड़क कर उठाया जैसे मैं वहां बैठने के काबिल न हूं, और बोली, चलो जाके पानी पिला दो मेहमानों को, वैसे भी हाथ पांव सलामत है। मैंने इनकार न किया, कुछ न कहा, बस खामोशी से उठकर पानी के जग को थामा। हर कदम के साथ अंदर की खुददारी टूटती जा रही थी। एक शादी की तकरीब जहां लड़कियां ख्वाब से जाती हैं, वो मेरे लिए एक और आजमाइश का दिन बन गई थी। उस सारे हुजूम में जहां खुशबू थी, क्या कहे थे, रोशनी थी, मैं अकेली थी, एक ऐसा साया जो खुशी के शोर में दब कर रह गया था। मैंने दिल में बस एक ख्वाहिश की, काश माँ होती, बस एक दिन के लिए, बस एक लम्हे को मुझे अपनी बाहों में लेकर कहती, मेरी बेटी तू सबसे प्यारी है। लेकिन वो लम्हा ना आया, ना वो आवाज़, ना वो गोद, बस मैं रह गई पुराने कपड़ों में, नई दुल्हनों के दरमियान, और दिल में एक गहरी खामोशी। शादी की महफिल में शोर बहुत था, लेकिन मेरे अंदर गहरी खामोशी थी। रोशनियों की चमक, मौसीकी की गूंज, क्या कहो की आवाज़ें, सब कुछ मेरे गिर्द हो रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे सब कुछ दूर था, अजनबी सा। मैं कोने में बैठी अपनी उंगलियों को घुमा रही थी, जैसे उन्हीं में कोई मसरूफियत तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। नजरें नीचे थी, दिल भारी और सांसें बोझल। इसी आलम में अचानक दिल ने कुछ महसूस किया, एक गैर मरई लम्स सा, जैसे कोई नज़र मुझे छू गई हो। मैंने आहिस्ता से सर उठाया और वहां रोशनियों के उस पार
एक शख्स खड़ा था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थीं, सीधी आंखों में। वो नज़र नरम थी, गहरी भी और शायद बेचैन सी भी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या फिर जैसे वो सब कुछ समझना चाह रहा हो जो मैं नहीं कह सकती थी। वो शख्स बहुत बावकार दिखता था। सफ़ेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, साफ सुथरा चेहरा, आंखों में संजीदगी और शाइस्तगी का इम्तिजाज। वो उन मेहमानों से नहीं लगता था जो सिर्फ दिखावा करने आए हों। वो खड़ा था, खामोश, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी मेरे लिए। मैंने घबरा कर नजरें झुका ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार किसी की नज़र ने मुझे यूं चौंकाया था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की चुप को सुन लिया हो। मेरे दिल ने अजीब सा इज़्तिराब महसूस किया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, जिनमें न मेहंदी थी न जेवर, बस खामोशी और काम की थकन के निशान थे। मैंने अपने लिबास को देखा, जो उस महफिल के रंगों में कहीं खो गया था, लेकिन फिर भी वो नज़र जैसे सिर्फ उन्हीं सब से ऊपर उठकर मेरे दिल तक पहुंची थी। फुप्पो मेरे करीब आई, मेरी गर्दन झुकी देखी तो फौरन झड़क दिया, क्या घूर रही हो, कुछ काम कर लो, तुम बस बैठने आई हो। उनकी आवाज़ में वही तलखी थी जो मैं रोज़ सुनती थी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। झड़क में भी वो असर नहीं रहा था, क्योंकि मेरे कानों में अभी भी वो खामोश नज़र गूंज रही थी। फुप्पो ने मुझे खींचकर उठाया और सामने मेज़ पर प्लेटें ठीक करने का कहा। मैंने नज़रें नीचे किए काम करना शुरू किया, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ था, जैसे किसी ने बरसों के बाद मेरे होने की गवाही दी हो। जैसे मैं इस हुजूम में सिर्फ एक साया नहीं रही। मैंने चोरी चोरी दोबारा देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सवाल था। शायद मेरे लिबास को देखकर, मेरे अंदाज को, वो सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, कोई मुलाजमा, कोई कम दर्जे की मेहमान, या कोई ऐसी ज़ात जो इस महफिल में बस ज़रूरत के तहत मौजूद हो। लेकिन उसकी आंखों में हक़ारत नहीं थी, बल्कि जैसे हमदर्दी थी और कोई ऐसी कैफियत जो बयान से बाहर हो। किसी मेहमान ने उसे आकर सलाम किया। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। पता चला कि वो शहर का मारूफ बिजनेसमैन है, दुल्हन के वालिद के दोस्तों में से है, इस शादी का चीफ गेस्ट भी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत नेक दिल है, सादा मिजाज है और कारोबार में ईमानदार भी। लेकिन मैं कुछ नहीं सुन रही थी। मैं तो बस वो एक लम्हा संभाल रही थी जब उसकी आंखों ने मेरी चुप को मुखातिब किया था। मैं दिल में कुछ अजीब महसूस कर रही थी। न ये खुशी थी न डर, बल्कि एक ऐसा तासुर जो किसी ने मेरे अंदर छोड़ दिया था, बगैर कुछ कहे, बगैर छुए। मैंने खुद से कहा, शायद ये वही लम्हे होते हैं जिन्हें कहानियों में पहली नज़र का असर कहते हैं। लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था कि किसी ने मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं सिर्फ कोई मजबूरी नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक वजूद हूँ, मुकम्मल, हसास और देखने के काबिल। शाम के बाकी वक्त मैंने कई बार नज़रें चुरा कर उधर देखा। कभी वो बात कर रहा होता, कभी चुपचाप बैठा होता, लेकिन हर बार मेरी आंखों में उसकी वो पहली नज़र ताज़ा हो जाती। एक नज़र जो सीधी दिल पर नक्श हो गई थी। जब हम वापस जा रहे थे, फुप्पो गाड़ी में मुसलसल शादी की बुराइयां कर रही थी, जैसे उनके सिवा सब बेवकूफ़ हों। लेकिन मेरी समात कहीं और थी। मैं चुप थी, दिल बेआवाज़ गुफ्तगू कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। रोशनियों की लड़ी पीछे रह गई थी, मगर वो एक नज़र मेरे साथ चल रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर का आईना साफ कर दिया हो। और मैं पहली बार अपने आप को खुद की नज़र से देखने लगी थी। शायद मैं सिर्फ पुराने कपड़ों वाली एक सादा लड़की नहीं थी। शायद मैं भी किसी की नज़र में कुछ कहने के काबिल थी। शायद खामोशी भी बोलती है अगर कोई उसे सुनने वाला हो। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर उस शाम की एक एक तस्वीर मेरे अंदर जैसे जमी रह गई थी। वो नज़र, वो लम्हा, वो खामोश तस्लीम, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। फुप्पो ने उस दिन के बाद भी हस्बे मामूल मुझे काम में लगाए रखा। सफाइयाँ, बर्तन समेटना, धोना, मेरे हाथ चलते रहे, मगर जहन कहीं और रहता। एक अधूरा सवाल अंदर ही अंदर पल रहा था कि क्या वो नज़र बस एक इत्तेफाक थी या उसके पीछे कुछ और भी था। उस दिन कॉलेज से निकलकर मैं सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मौसम सर्द था, सूरज गुरूब होने को था। मेरे कंधे पर बैग था और सर में एक अजीब सी गिरानी। सारा दिन खामोशी से पढ़ाई की थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं की। दिल अजीब सा बेकरार था, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर सड़क के किनारे एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, साफ सुथरी, स्याह रंग की, जिसके शीशे नीम खुले थे, और दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। मैंने आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा। वही शख्स, वही निगाह, वही चेहरा। गाड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो बाहर निकला, हाथ जेब में, और चेहरे पर वही संजीदगी जिसने पहली बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ नर्म थी, बिल्कुल गैर मुतवक्के अंदाज में शाइस्ता।
मैंने होले से सर हिला दिया, नजरें जमीन पर। आप यहाँ से पैदल जा रही हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बस रास्ते में हूँ, कोई जहमत नहीं। उसका अंदाज निहायत नरम था, लेकिन मैं चुप रही। मेरी जबान जैसे बंद हो गई थी, ना इसलिए कि मैं डरी हुई थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो दावत नहीं दे रहा था, दबाव नहीं डाल रहा था, सिर्फ एक पेशकश थी, मुहज्जब और एहतराम से भरी हुई। मैंने नजरें ऊपर की और वही निगाह दोबारा मुझ पर ठहर गई। उसकी आंखों में कोई जल्दी, कोई बदनीयती न थी, बस एक खामोश सा सवाल था और एक नरमी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे अंदर की जंजीरें अभी टूटने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा दिए। वो पीछे ना आया, कुछ ना बोला, बस वहीं खड़ा रहा, मगर मैं जानती थी कि मेरी खामोशी ने उस तक बात पहुंचा दी थी। घर वापस आकर पप्पू ने वही सवाल पूछे जो हर दिन का मामूल थे। कहाँ थी? देर क्यों हुई? कोई आवारागर्दी कर रही हो क्या? मैंने कुछ न कहा, अपने कमरे में चली गई। दिल जैसे होले होले धड़क रहा था, किसी के नर्म रवैये की शिद्दत से, किसी ऐसी तवज्जो से जो कभी नहीं मिली थी। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने अपनी डायरी निकाली जो अब भी किसी पुराने कपड़े के नीचे छुपी रहती थी। मैंने लिखा, आज फिर वो मिला। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पेशकश की। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इनकार किया, मगर दिल में जैसे किसी ने एक दर खोल दिया है, एक दर जिससे रोशनी तो नहीं लेकिन उम्मीद जरूर आई है। वो रात मेरे लिए बेचैन थी। नींद आई पर टूटी फूटी। ख्वाब में भी वही चेहरा, वही गाड़ी, वही आवाज गूंजती रही। अगले दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी खामोशी को समझूंगी और इस बार अगर कुछ कहना मुमकिन हुआ तो कहूंगी। मगर अभी के लिए वो एक लम्हा काफी था जब से किसी ने मेरी चुप को सुना था और उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। ये पहला लम्हा था जब मुझे लगा कि शायद कोई है जो मेरी खामोशी को भी लफ्जों जितना वजन देता है। शायद यही वो आगाज था जिसे किस्मत खामोशी से लिखती है और मैं बिना कुछ कहे उस लम्हे का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह मामूल के मुताबिक शुरू हुई, लेकिन दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ बदल रहा हो। कॉलेज जाते वक्त मैंने आईने में खुद को देखा, वही सादा लिबास, वही बांधे हुए बाल और वही खामोशी जो अब मेरी पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज उस खामोशी में एक हल्का सा शोर था, जैसे दिल में कुछ हिलने लगा हो, जैसे जज्बात ने लंबी नींद से अंगड़ाई ली हो। कॉलेज के बाहर वही सड़क, वही दरख्त, वही हल्की हल्की धूप और फिर वही गाड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कल थी। इस बार वो बाहर नहीं निकला। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, ड्राइवर की सीट से वही मानूस चेहरा नजर आया। कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने नजरें झुकाए रखी, जैसे जमीन से लिपट जाना ही मेरे लिए सबसे महफूज जगह हो। लेकिन फिर वो कुछ आगे बढ़ा, एक छोटा सा पैकेट और उसके साथ तयशुदा नोट। मेरे कदम रुक गए, हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े। मैंने चॉकलेट और नोट ले लिए और बगैर कुछ कहे, बगैर नजर मिलाए, उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सर हिलाया, जैसे शुक्रिया कहना हो। यह शायद समझ गया। कॉलेज के अंदर जाते ही मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। मैंने जल्दी से बाथरूम का रुख किया, दरवाज़ा बंद किया और जेब से नोट निकाला। छोटे से कागज़ पर साफ लिखा था, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। लफ्ज़ बहुत कम थे, मगर उनका वजन दिल पर बहुत ज़्यादा था। मैं देर तक वो नोट देखती रही, जैसे किसी ने मेरे दिल की परतें उखाड़ कर वहाँ से जुमला निकाला हो। मेरी खामोशी, जिसे सबने कमज़ोरी कहा, लाचारी कहा, बोझ समझा, किसी के लिए परेशानी बन रही थी। और ना मनफी मायनों में, बल्कि जैसे किसी को इस चुप का दर्द महसूस हो रहा हो। सारा दिन मेरी उंगलियां उस नोट को बार बार छूती रहीं। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, जैसे दिल के अंदर चलने वाली इस गुफ्तगू को आवाज़ देना अभी मुनासिब नहीं। लेकिन दिल की धड़कन अब वैसी नहीं थी, वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बेचैनी में लिपटी हुई, लेकिन किसी हद तक खुश भी। अगले कई दिनों तक वो वहीं नजर आया। कभी गाड़ी में बैठा, कभी दरख्त के साए तले खड़ा, लेकिन ना वो आगे बढ़ा, न कोई सवाल किया, न कोई फिक्रा, बस मौजूद रहा। जैसे उसकी खामोशी मेरी खामोशी से हम आहंग हो चुकी हो। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे वक्त दे रहा हो, मेरी मर्जी, मेरा एतमाद वापस लौटाने की कोशिश कर रहा हो। वो लड़कों की उस भीड़ से मुख्तलिफ था जो आवाज़ें कसते हैं, जो लफ्ज़ों में जहर छुपाते हैं, जो निगाहों से इज्जत छीन लेते हैं। वो खामोश था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी हिफाजत थी, जैसे उसने वादा किया हो कि तुम जब चाहो, जैसे चाहो बात करो, मैं बस सुनने के लिए यहाँ हूँ। कभी कभी मैं खुद को उसे देखते हुए पकड़ लेती। दिल में एक अनजानी लहर उठती जो खौफ से नहीं, उम्मीद से भरपूर होती। मैंने दोबारा उस नोट को पढ़ा।
तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। मेरे दिल ने पहली बार मेरे हक में कोई आवाज़ दी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू सिर्फ चुप नहीं, तू महसूस भी करती है, तू सुनने के लायक है, चाहे बोले बगैर। पुप्पो का भी कुछ मालूम नहीं था। उनका ध्यान बस अपनी दुनिया और अपनी औलाद पर था। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात उनके लिए किसी खबर के काबिल ही नहीं थे। लेकिन अब मैं जानती थी कि कहीं न कहीं कोई ऐसा भी है जो मेरी खामोशी की परतें पढ़ने लगा है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, किसी ने मेरे चुप को पहली बार आवाज़ दी है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कह देता है। मैं अब भी चुप हूँ, मगर मेरी धड़कनें बात करने लगी हैं। उसी रात सोते हुए मैंने अपने तकिए के नीचे वो नोट रखा, जैसे कोई तावीज़ हो, कोई राज की चाबी या कोई दुआ जो सुन ली गई हो। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही। अब इसमें उम्मीद का एक बीज बोया गया है और दिल की ज़मीन पहली बार उसे सींचने के लिए तैयार होने लगी है। सारा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। कॉलेज से वापस घर आई, कामों में लगी रही। किसी को मेरी परेशानी का अंदाज़ा न था और शायद किसी को परवाह भी न थी। वही चुपचाप मामूल, वही गर्द भरी जिंदगी, लेकिन अंदर कुछ हिल चुका था। वो नोट, वो चॉकलेट, वो चंद लम्हे, उन सब की याद में दिल धड़कता रहा। मैंने उस नोट को अपनी नोटबुक में पीछे के सफ़े के अंदर लगा रखा था, जैसे दिल के सबसे महफूज गोशे में रखती हूँ। वो नोट मेरी वाहिद याद थी, मेरे एहसास का एक छोटा सा सबूत। मैं उसे बार बार पढ़ती, चुपके मुस्कुराती और फिर जल्दी से बंद करके किताबों के बीच छुपा देती, जैसे कुछ चोरी कर रही हूँ, जैसे अपनी सांसें भी छुपानी हो। उस दिन पप्पू को किसी चीज़ की तलाश थी। वो हर कमरा, हर दराज, हर संदूक खंगाल रही थी। मेरी किताबों का ढेर भी उनकी नज़रों की जद में आ गया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। यूं ही सफ़े पलटती रही और फिर वो सफ़ा खुल गया, वही जिसमें वो नोट छुपाया हुआ था। एक छोटा सा कागज़ जिस पर सादा से अल्फाज में लिखा था, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। पुप्पो के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत, वही तंजिया रोशनी चमकी। उन्होंने नोट निकाला, कार्ड को देखा और एक झटके से नोटबुक मेरे सामने पटक दी। ये क्या है? वो थाड़ी थी। मैंने खामोशी से नजरें झुका दी। क्या माँ बाप ने ये दिन दिखाने के लिए तुझे पैदा किया था? तू घर बैठकर भी बदनामी के बीज बो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन जबान से एक लफ्ज न निकला। बेहया लड़की, तुझे रोटी कपड़ा दे रहे, सर छुपाने को जगह दे रखी है और तू एहसान फरामोशी पर उतर आई है। फिर हाथ उठा, मेरे गाल पर तेज चोट लगी। मैं पीछे हट गई, लेकिन वो रुकी नहीं। हाथ पर हाथ, जुमले पर जुमला, हर ज़रब जिस्म पर नहीं, दिल पर लग रही थी। अपने बाप का नाम डिबोएगी? हमने पाल पोस कर यही सिखाया है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू भी उनके तैश को कम न कर सके। मुझे बालों से पकड़कर खींचा, जमीन पर धकेल दिया। मैं संभल न सकी, घुटनों के बल गिर गई। हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे बंद हो चुका था। वो नोट जो कभी एक चमक था, अब जैसे किसी आग में जलने लगा था। मार के निशान तो 2 दिन में मिट गए, लेकिन दिल पर लगे जख्म, वो कहाँ जाते हैं? अंदर एक घुटन जम गई थी, जैसे हर सांस में शर्मिंदगी घुल गई हो, जैसे हर धड़कन जुर्म बन गई हो। उस रात खाने की मेज पर कोई बात नहीं हुई। पप्पा ने अपने बच्चों को खाना दिया और मुझे कहा, आज भूखी रहो, हया सीखने के लिए ये भी ज़रूरी है। मैंने भूख महसूस नहीं की, जैसे दिल ने सब कुछ महसूस करने से इनकार कर दिया हो। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। न रोना आया न सोचना, बस वो नोट मेरे सामने पड़ा था, कुचला हुआ, शर्मिंदा सा। मैंने उसे अपने हाथ में लिया, आंखों के करीब लाई और पहली बार दिल से नफरत महसूस की, खुद से, किस्मत से, उस एहसास से जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए खुश होने दिया था। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, मगर हाथ रुक गया। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर किसी की तवज्जो, किसी की इज्जत मेरे लिए गलत है, तो शायद ये दुनिया ही ठीक नहीं। लेकिन मैं अब भी जानती हूँ, वो नज़र, वो जुमला झूठा नहीं था। मैंने नोट को किताब में वापस रखा और दिल में कहा, अब मेरी चुप सिर्फ मजबूरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय हो गई थी, जो तूफान आया था उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ने की नहीं, कुछ जगाने की कोशिश की थी। और शायद यही वो लम्हा था जिसके बाद लड़कियां पलटती हैं, खामोशी से, मगर हमेशा के लिए। मार खाने के बाद न सिर्फ जिस्म थक गया था, बल्कि रूह भी चूर हो गई थी। मेरी आंखों के गिर्द सियाह हल्के, दिल के अंदर एक सन्नाटा और दिमाग में वही अल्फाज गूंजते रहे, बेहया लड़की, अपने बाप का नाम डिबोएगी। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त मैंने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। दिल में हिम्मत ही ना रही।
ऐसा लगता था कि अब कुछ पढ़ने, कुछ हासिल करने का हक ही नहीं रहा। जैसे मेरे ख्वाबों पर किसी ने ताला लगा दिया हो और कुंजी फेंक दी हो। पुप्पो ने मेरे चेहरे की सूजी हुई आंखों पर एक नज़र डाली, फिर कहा, बेहतर है घर में रह, कम से कम कोई नया तमाशा नहीं बनेगा। और मैंने कुछ न कहा। दुनिया वाकई छूटी हो गई थी। सिर्फ एक कमरा, एक खामोशी और वही दीवारें जो रोज़ गवाह बनती थी मेरी टूटी हुई ख्वाहिशों की। अब रोज़ाना सुबह पुप्पो की बेटी कॉलेज जाती, तैयार होकर हंसती खेलती, और मैं एक खामोश जिस्म जो सिर्फ घर के कामों में बांध दिया गया था। लेकिन अगले दिन जैसे वक्त ने पलटकर मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा था। दोपहर के करीब पुप्पो किसी रिश्तेदार के घर गई थी। मैं किचन में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धड़का। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने वो खड़ा था, वही शख्स जिसकी नज़र ने मेरे दिल में हलचल मचाई थी, और हाथ में थामा हुआ नोट मेरी तन्हाई का गवाह बना था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ मेरे वालिद खड़े थे, मेरे अब्बू। मुझे लगा जैसे ज़मीन रुक गई हो। मैं दरवाजे के किनारे जैसे जमी खड़ी रह गई। अब्बू ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब शायद वो खुद ही दे चुके थे। बेटा, ये आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी रजा के बगैर कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों से एक गर्म लहर बह निकली, खुशी, हैरत और शायद बरसों का दबा हुआ दुख। वो लम्हा जब किसी ने पहली बार मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, न मजबूरी न हुक्म, सिर्फ मेरा इख्तियार। वो शख्स जिसने कभी मेरे वजूद को लफ्ज़ों से नहीं, खामोशी से तस्लीम किया, आज बाकायदा तौर पर मेरे लिए खड़ा था। और मेरे वालिद, जिन्हें मैं हमेशा दूर समझती आई थी, आज मेरे मुहाफिज, मेरे शराकतदार बने हुए थे। फूफा जैसे आंधी की तरह वापस आई। उन्हें जैसे खबर हो चुकी थी। दरवाजे पर सबको देखकर वो भड़क उठी। ये क्या हो रहा है? रिश्ता इस मनहूस के लिए? क्या खानदान में और कोई नहीं बचा? उन्होंने बातें शुरू की जैसे जहर बरस रहा हो जबान से। वो चीखें चिल्लाई, पूरे मोहल्ले को सुनाया, रिश्तेदारों को बुलाया, गोया अदालत लग गई हो घर के अंदर। लेकिन अब्बू आज खामोश नहीं थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी, फिर मजबूत लहजे में कहा, मेरी बेटी अब चुप नहीं रहेगी। मैं उसका फैसला सुनूंगा और किसी का नहीं। ये अल्फाज मेरे लिए जिंदगी का ऐलान थे। मैंने पहली बार खुद को किसी की बेटी महसूस किया। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि किसी की इज्जत, किसी का मान। पप्पू ने कहा, ऐसा क्या देखा इसने इस गूंगी लड़की में? वो शख्स आगे बढ़ा, पहली बार बोला, गूंगी नहीं, खामोश है, और इस खामोशी में वक़ार है, दर्द है, सच्चाई है। मुझे इसी की तलाश थी। कमरे में खामोशी छा गई। अब्बू ने मेरी तरफ देखा, बेटा तुम क्या चाहती हो? मैंने आंखों में नमी लिए सिर्फ सर हिलाया। पहली बार असबात में उस लम्हे मुझे लगा जैसे अंदर की क़ैद टूट गई हो, जैसे मैं एक नई जिंदगी की दहलीज पर हूँ, जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाएगी और मेरे फैसले को अहमियत मिलेगी। पुप्पो की चीखें पीछे रह गईं, लोगों की बातें पीछे रह गईं। आगे बस एक रोशनी थी जिसमें ना सिर्फ वो शख्स मेरा साथ देने आया था, बल्कि मेरे वालिद ने भी मेरा हाथ थाम कर कहा था, अब ये सफ़र तुम्हारा है। और मैं अब खामोशी नहीं, इंतखाब बन चुकी थी। हमारी शादी सादगी से हुई, बहुत सादगी से। ना बैंड था, ना बारात, ना हंसी, ना खुशियों के शोर में गूंजते कह कहे, बस चंद अफराद, कुछ खामोश दुआएं और रस्मी मुबारकबादों का एक सिलसिला जो ज़्यादातर दिखावे से भरा हुआ था। मैं दुल्हन बनी, लेकिन वो लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह नहीं था, जैसा अक्सर लड़कियां अपने बचपन से सोचती हैं। मेरे लिबास पर कशीदाकारी नहीं थी, रिवायती जेवर नहीं था, और मेकअप बस इतना कि चेहरा थका हुआ न लगे। जब मैं आईने के सामने बैठी थी तो अपनी ही आंखों में एक चुप देखी, वही चुप जो बरसों से मेरे साथ थी। आज दुल्हन बनने के बावजूद मेरा दिल अब भी उस पुरानी साड़ी में लिपटा हुआ था जिसे मैंने उस शादी में पहना था, जब पहली बार लोगों की नज़रें मुझे नोचती हुई महसूस हुई थी। रुखसती का वक्त। पुप्पो का चेहरा जहर आलूद था। वो खामोश थी, लेकिन उनकी नज़रें बोल रही थी, जैसे कह रही हूँ कि देख लो, आखिर वही लड़की जिसे हमने सादगी सिखाई आज अपनी मर्जी के दुल्हन बन बैठी। रिश्तेदार भी आए, मगर हर कोई जैसे मेरे माजी को जांचने आया हो, खुशी देने नहीं। उनकी नज़रें अब भी वैसी ही थी, छेदती हुई, तोलती हुई, अंदाजे लगाती हुई। कुछ ने सरगोशी में कहा, देखो दुल्हन कितनी सादा है, जेवर भी शायद किराए का है। कुछ ने कहा, मोहब्बत की शादी है, इसीलिए तो इतनी खामोशी है। किसी ने यह न सोचा कि शादी मेरे लिए एक इनकलाब थी। ये वो लम्हा था जब पहली बार मैंने अपनी मर्जी से कोई फैसला किया था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वो सब लम्हे चुभ रहे थे। जब मैंने सिर्फ खामोशी में पनाह ली थी,
वो रातें जब पप्पू की बातों से दिल दुखता था, और वो दिन जब मुझे ईद पर भी नया लिबास ना मिला, वो लम्हा जब मेरे ख्वाबों को दबाया गया, वो सब एक एक करके आज दिल में जिंदा हो गए थे। शौहर खामोश, बावकार और पुरखुलूस था। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जब मैं रुखसती के बाद उसके साथ गाड़ी में बैठी, उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, जो तुम हो वही काफ़ी है। ये जुमला शायद सबसे बड़ी तसल्ली थी, मगर मैं जानती थी कि दिल को तसल्ली से ज़्यादा वक्त दरकार है। शादी के बाद हम एक छोटे से अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए। वो जगह मेरे लिए नहीं थी, पर मानूस लगती थी, शायद इसलिए कि यहाँ जख्म नहीं थे, सिर्फ इम्कान थे। शौहर ने हर चीज़ खुद सजा रखी थी, छोटी छोटी चीज़ें, कमरे के पर्दे, अलमारी में मेरे कपड़ों के लिए एक अलग जगह, और बेड के साइड टेबल पर एक छोटा सा फ्रेम जिसमें एक सफ़ेद कागज़ था। ये ज़िंदगी अब तुम्हारी मर्ज़ी से चलेगी। मैंने वो फ्रेम देखा और दिल के अंदर कुछ नरम पड़ने लगा, जैसे बरसों की अकड़, तकलीफ़ और खौफ अब पिघलने लगे हों। लेकिन वो लम्हे जो दिल में चुभे थे, वो अब भी सांसों के साथ आते जाते थे। रात को जब मैं अकेली बिस्तर पर लेटी, शौहर दूसरे कमरे में था ताकि मुझे आराम मिले। मैं छत को तकती रही। रोशनी मध्यम थी, लेकिन यादें तेज थी। मुझे वो दिन याद आया जब फुप्पो ने मेरी गोद में नोटबुक पटकी थी। वो लम्हा जब मैंने डर के मारे नोट फाड़ने का सोचा था, वो सुबह जब मैं कॉलेज नहीं गई, और वो शाम जब दरवाजे पर अब्बू खड़े थे मेरी रजा पूछने। ये सब यादें एक एक करके मेरे दिल के पर्दे पर चलती गई, जैसे कोई पुराना दर्द दोबारा जिंदा हो रहा हो। मैंने आंखें बंद की और दिल से पूछा, क्या अब सब कुछ ठीक है? और दिल ने होले से जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अब रास्ता खुला है। शादी चाहे कितनी भी सादा रही हो, मेरे लिए एक मुकम्मल बाप की बंदिश और एक नई कहानी का आगाज था। दिल में चुभने वाले लम्हे अब भी साथ थे, लेकिन अब उनके साथ एक और जज्बा आ गया था, उम्मीद। और उम्मीद वो चीज़ है जो किसी खामोश सादा दुल्हन को भी नई जिंदगी की तरफ ले जा सकती है। मैं सो गई, दिल में इतनी रोशनी लेकर जितनी पहले कभी नसीब न हुई थी। शादी के बाद जिंदगी जैसे एक नई सिमत की तरफ मुड़ गई थी, वो सिमत जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे अंदर एक अजनबी सी खामोशी तो अब भी थी, लेकिन अब उसके साथ साथ एक नरम सी हलचल भी थी, जैसे अंदर कोई दरिया फिर से बहना चाहता हो, जैसे कोई सोए हुए जज्बे ने आंख खोली हो। शुरू के दिन अजीब थे। मैं हर चीज़ को शक की नज़रों से देखती, हर मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ ढूंढती, हर खामोशी को किसी तूफान का पेश खैमा समझती। लेकिन वो मेरा हमसफ़र हर लम्हा एक नरमी से पेश आया। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसा सुकून था जो लफ्ज़ों से बढ़कर था। एक सुबह नाश्ता करते हुए उसने एक फ़ाइल मेरे सामने रखी। मैंने हैरत से उसे देखा। ये क्या है? मैंने दबे लहजे में पूछा। तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। मैं चाहता हूँ तुम वो सब पढ़ो जो तुमने छोड़ दिया था। मेरी आंखें जैसे अनदेखी रोशनी से भर गईं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती थी, पर उसने नरमी से मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले कहा, तुम्हारी तालीम अधूरी नहीं रहेगी। ये वो जुमला था जो शायद मैं बरसों से सुनना चाहती थी। वो मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची, वो मेरे साथ था। रास्ता भर हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हर लम्हा महसूस होता रहा कि वो मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चल रहा है, मेरे फैसलों की ताकत बनकर। कॉलेज की इमारत वही थी, वही दरो दीवार, वही क्लासरूम, वही बेंचेस, लेकिन अब मैं वो नहीं थी जो बरसों पहले एक कोने में बैठकर खुद से बातें करती थी। अब मेरे अंदर हिचकिचाहट कम और हौसला कुछ ज़्यादा था। दाखिले का अमल मुकम्मल हुआ, और जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जमा करवा कर बाहर निकली, वो वहीं खड़ा था, जैसे उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। कैसा लगा? उसने पूछा। अजीब पर अच्छा, मैंने पहली बार लब खोल कर कहा। हम वापसी पर कुछ देर एक चाय के होटल पर रुके। मैंने गर्म चाय का पहला घूंट लिया और महसूस किया कि कुछ टूट रहा है। शायद वो दीवार जो मेरे अंदर बरसों से खड़ी थी, जिसने मुझे दुनिया से दूर रखा, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी थी। उसने कभी मेरे अंदर झांकने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। वो अक्सर कहता, मैं तुम्हारी राह पर चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी पैरवी करनी है। तुम्हारी राह तुम्हारी अपनी है। कॉलेज के दिन दोबारा शुरू हुए। इब्तिदा में सब कुछ नया और नाआशना महसूस हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने खुद को उस माहौल में वापस पाया। अब मैं किसी कोने में छुपी नहीं रहती थी। अब मैं क्लास में सवाल भी करती थी, जवाब भी देती थी। एक दिन कॉलेज की एक सीनियर लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, तुम में एक अजीब सी खुददारी है। पहले दिन लगा था कि तुम चुपचाप रहोगी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी खामोशी बोलती है। मैं मुस्कुराई और पहली बार दिल से कहा,
ये खामोशी अब मेरी ताकत है। घर आकर मैंने उस दिन शौहर से कहा, पता है आज मुझे लगा कि मैं खुद से दोबारा मिल रही हूँ। उसने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ से तुम बिछड़ गई थी। हर दिन एक नई खुशबू लेकर आता था, कभी नोट्स बनाने का वक्त, कभी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ने का सुकून। मैंने अब ख्वाब देखना सीख लिया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेरे साथ कोई था जो न सिर्फ चलता था बल्कि मेरी रफ्तार का ख्याल भी रखता था। एक दिन उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा तो लगा जैसे तुम्हारी आंखों में कई कहानियां छुपी हैं, बस कोई सुने तो सही। मैंने कहा, और जब तुमने कहा था तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है, तब मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी चुप भी किसी के दिल में आवाज़ बन सकती है। हम दोनों खामोश हो गए, लेकिन उस खामोशी में जो बातें थी वो अल्फाज से कहीं ज़्यादा गहराई रखती थी। अब मैं सिर्फ दुल्हन नहीं थी, सिर्फ किसी की बेटी या बहू नहीं थी। अब मैं खुद से जुड़ी हुई लड़की थी जो अपनी राह खुद चुनती है, जो अब भी चुप रहती है, लेकिन उस चुप में एक नई सदा है, हौसले की, ख्वाबों की और जिंदगी की। वो दिन सर्दियों का था, सूरज नर्म रोशनी बखेर रहा था और कमरे में धूप छन छन कर आ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में एक किताब थी, लेकिन आंखें कहीं और थीं। बाहर आसमान पर एक परिंदा पर फैलाए उड़ रहा था। मुझे अपने अंदर वही पुरानी खामोशी महसूस होने लगी थी, मगर अब वो खामोशी वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। अब उसमें वजन कम था, दुख नहीं, बस सुकून। मैंने सोचा कि कितनी दूर आ गई हूँ। वो लड़की जो हर बात पर खामोश हो जाती थी, जिसके आंसू अक्सर तकिए में जज्ब हो जाते थे, आज वो अपनी हर सांस को महसूस करती है, न किसी से इजाजत मांगती है, न खुद को किसी का बोझ समझती है। दरवाजा आहिस्ता से खुला, वो अंदर आया, हाथ में 2 कप चाय, हमेशा की तरह मेरे लिए अलग से दालचीनी वाली। वो मेरी पसंद याद रखता था, हर छोटी बात, मेरे मिजाज, मेरे सकूत के पीछे की कैफियत, मेरे लफ्ज़ों के बगैर बातों को। चाय रखते हुए उसने कहा, तुम्हारी चुप ने मुझे बदल दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में संजीदगी थी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बोलती नहीं थी, इसीलिए कुछ समझा नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं खामोश रही, शायद इसी खामोशी में वो सब छुपा था जिसे वो अब लफ्ज़ों में ढाल रहा था। तुमने बर्दाश्त किया वो सब जो किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। तुमने ज़माने के ताने सुने, रिश्तेदारों के जख्म झेले, अपनी माँ की कमी में पल कर जवान हुई, और फिर भी किसी से कुछ न कहा। वो मेरे सामने बैठ गया, हाथ मेरे हाथ पर रखे। लेकिन फिर एक दिन तुमने बोलना सीखा, ना चीख कर, ना इल्ज़ाम देकर। तुमने बस अपने वजूद को पहचाना और खुद से दोस्ती कर ली। मेरे दिल में जैसे किसी ने एक घंटी सी बजा दी हो, खामोश मगर वाज़ेह। मैंने अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोका। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे, शायद अपनी ज़ात के लिए, शायद उस शख्स के लिए जिसने मेरी खामोशी को जुर्म नहीं हुनर माना। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी दोस्त हूँ। खुद से दोस्ती करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अब मैंने खुद को पा लिया है। वो सर हिलाता रहा, जैसे दिल से तस्लीम कर रहा हो। तुमने मुझे वो नज़र दी जिससे इंसान किसी को अंदर से देख सकता है। पहले मैं समझता था मोहब्बत लफ्ज़ों से ज़ाहिर होती है, लेकिन तुमने सिखाया कि चुप में जो ताकत है वो गवाही बन सकती है। हम दोनों काफ़ी देर चुप रहे, वो चुप जो अब बोझ नहीं थी। 2 लोग एक कमरे में, एक ही फिजा में, मगर अब मुकम्मल। मेरे जहन में वो सब मनाजिर तेजी से आने लगे। फुप्पो की आवाज़ें, ईद पर ना मिलने वाला जोड़ा, नोट पर पड़ी मार, कॉलेज छोड़ने का दुख और दरवाजे पर खड़ा बाप। वो सब अब मेरी याद का हिस्सा थे, लेकिन अब उन पर रोशनी पड़ी थी। अब वो मुझे कमज़ोर नहीं करते थे, वो अब मेरे सफ़र की सीढ़ियाँ बन चुके थे। मैंने कहा, तुमने मुझे वो ज़मीन दी जिस पर मैं अपना आसमान तलाश कर सकी। मैं जानती हूँ कि चुप रहना हर वक्त दुरुस्त नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे वक्त दिया कि मैं खुद फैसला कर सकूं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। वो मुस्कुराया, जैसे कोई मुतमईन उस्ताद जो अपनी शागिर्द की बात सुनकर फ़ख्र महसूस करता है। अब मैं चाहूँ तो कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन अब मुझे शोर करने की ज़रूरत नहीं। अब मेरी आवाज़ को पहचान मिल गई है और उसकी गूंज सबसे पहले मेरी अपनी रूह में सुनाई देती है। उसने चाय की चुस्की ली और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी जिंदगी की ये कहानी किसी दिन किसी और लड़की को हिम्मत देगी। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बोलती आंखें, ये सब किसी और के लिए रोशनी बन सकती हैं। मैंने सर हिलाया, शायद हाँ, लेकिन इससे पहले मुझे खुद को मुकम्मल करना था, और अब लगता है
कि मैं मुकम्मल हूँ, खामोशी के साथ, आवाज़ के साथ और सबसे बढ़कर खुद के साथ। उस लम्हे मैंने जाना कि कहानियाँ सिर्फ वो नहीं होती जो सबको सुनाई जाए। कुछ कहानियाँ वो भी होती हैं जो खुद को सुनाई जाती हैं और उनका अंजाम निजात होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।